ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं, डिज़ाइन को देखते हुए। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में आया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं कंपोनेंट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि नेव बार जो है हर हमारे जितनी भी वेब पेजेस होते हैं उसके ऊपर, हर पेज के ऊपर होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट अप्रोच हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फोल्डर बना लिया कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर अब मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ नेव बार का। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने की RFCE, ठीक है, मेरे पास रिएक्ट की जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पूरा हमें सिंटैक्स जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट की एक्सटेंशन है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप एक्सटेंशन वाले डायलॉग में जाएंगे, आप लिखेंगे रिएक्ट जेएस, तो आपको जो शुरू में जो एक्सटेंशन मिलेगी वही एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आपके पास ये कमांड आ जाएगी। नाम एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, बस आप रिएक्ट जेएस लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी एक्सटेंशन की बात हुई, अब आप करेंगे क्या भाई? एक्सटेंशन के टैब्स में जाएंगे, आपको पहली चीज जो है वो, और लिखेंगे रिएक्ट जेएस। तो आपको पहली चीज यहाँ पे रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जो उसका एक्सटेंशन है, ES7 शायद उसका नाम है, सबसे पहला एक्सटेंशन ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे। लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप डाउनलोड करें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होते हैं या क्विज में होते हैं ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है वो आपको इन्हीं सब चीजों में फंसाता है, क्योंकि उसको पता है, आप इंटरव्यूज भी है ना, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू को पता है कि भाई उसको क्या क्या पूछा। AI टूल जितने आ गए ना, बिगनर्स क्या करते हैं, AI टूल यूज करते हैं। भाई एज अ बिगनर, एज अ स्टूडेंट आप AI टूल यूज ना करें, हर चीज जो है ना वो अपने हाथों से लिखें। तो एक्सटेंशन हमने आपको बता दिया, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि जब मैं भी आप लोगों के सामने हर चीज टाइप करके लिख रहा हूँ, आप भी जब इससे फेमिलियर हो जाए, तब फेमिलियर ना हो तब तक आप इसको टाइप करके लिखें। जैसे ही आप लोगों का हाथ सेट हो जाए तो आप लोग एक्सटेंशन की तरफ आ जाए। ठीक है, मैं नेवबार का कंपोनेंट फिलवर्क बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने नेक्स्ट जेएस में आके जो है वो नेवबार को फाइल बना ली। अब रिएक्ट जेएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने अपने जहनों में रखनी है। मैं नेवबार का कंपोनेंट बना रहा हूँ, अब आपको पता है कि भाई नेवबार एक वो चीज है जो मेरे वेबसाइट के हर पेज पे होगी, और हर पेज पे जो चीज होती है हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो फिग्मा का डिजाइन और नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें आप लोगों ने अपने जहनों में लाजमी रखनी है। जी सर, अब इसको हम किस तरह लेके चलते हैं, अब गौर से देखें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या अप्रोच इस्तेमाल करने लगा कि हमारे पास जो रिटर्न का जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, वो कहता है हमें कि एक आपके पास पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप मजीद अपने HTML के एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से पेरेंट डिव बना हुआ है। अब हम जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर और हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ हमें अचीव कर रही है। हमें सबसे पहले ये जो हमारा जो नेवबार का जो ब्लॉक है हमें उसको बनाना है। ठीक है, तो वो किस तरह बनेगा, सबसे पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने हेडर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ विजिबल हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से हाइट और विड्थ जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा और वहाँ ले जाके जो है उसमें पेस्ट करूँगा। ठीक है जी, हमारा पेरेंट डिव, इसके अंदर एक नया डिव बनाया हमने जो कि हमारे नेवबार का डिव है। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं दे दूँगा क्लास नेम। अब मेरे पास टेलवेंट के अंदर तो इस तरह की कोई भी क्लास नहीं है जो हमें 1920 पिक्सल्स के ऊपर हमें
क्लास मिल जाए, कोई ऐसी है विड, कोई भी क्लास इतने बड़े पिक्सल्स के लिए, स्क्रीन दे दे हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, आर्बिट्री वैल्यू हम इसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमें टेलमेंट CSS प्रोवाइड नहीं करता लेकिन हमें उसको यूज़ करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वो चीज़ लिखते हैं। सबसे पहले विड्थ हमें लगानी है, हमने लिखा विड्थ W और उसके बाद डैश लगा के हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा वो आप समझ लें कि कस्टम मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम विड्थ दे दें 90-20 पिक्सल्स, ठीक है। आखिर में लाजमी है कि आप जो है वो पैरामीटर यूनिट जो है वो आप लाजमी दें। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यूनिट नहीं देते, सिर्फ 19-20 लिख के बाद में कहते हैं यार हमारे पास वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हाइट है 92 पिक्सल्स, हाइट को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हाइट स्क्वायर ब्रैकेट 92 पिक्सल्स, ठीक है। क्या ये चीज़ मेरे पास शो होगी अभी ब्राउज़र पे? कितने लोग कहते हैं होगी? नहीं होगी, क्या करूँ मैं? रेंडर नहीं करवाया, ठीक है। हमने सबसे पहले उसको रेंडर ही नहीं करवाया, तो मैं आता हूँ सबसे पहले page.tsx के अंदर और ये जितना भी कंटेंट है इसका मैं कंटेंट रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अभी समी भाई ने हमें क्या बताया, करो कि टेलमेंट CSS में हमें आज एक नई चीज पता चली। आप जब टेलमेंट CSS की क्लासेस यूज करते हैं और अगर आपको कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसी वैल्यू यूज करनी पड़ जाए जो टेलमेंट CSS ने पहले से रखी नहीं है, तो हम क्या करें भाई, हम तो फंस गए। वहां पे एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कस्टमाइज वैल्यूज का, सही है। कस्टमाइज का मतलब है खुद से भी कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमने देखा 1920 पिक्सल की कोई भी प्री डिफाइंड क्लास हमारे पास तो थी ही नहीं, तो यहाँ पे तो हम फंस गए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास समी भाई ने हमें बताया, टेलमेंट CSS बोलता है भाई आप कस्टमाइज वैल्यूज भी दे सकते हो। अब वो किस तरह देते हैं? सबसे पहले तो उस क्लास का नाम जो आपको अप्लाई करनी है या उस प्रॉपर्टी का नाम, आपको विड्थ की प्रॉपर्टी चाहिए। दानिया इसका थोड़ा सा आवाज तेज कर दो। ओके, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी का नाम लिखा। इस केस में हमें विड्थ चाहिए थी तो हमने W लगा दिया। आप लोगों को पता है जब भी विड्थ अप्लाई करेंगे तो W लगता है, हाइट अप्लाई करेंगे तो H लगता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम वैल्यू का, मतलब खुद से भी आप वैल्यू दे सकते हैं जो टेलमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, विद डैश और आपने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वो वैल्यू लिख दी जो एग्जैक्टली आपको चाहिए थी। इस केस में मुझे 1920 चाहिए था, मैंने 1920 लिख दिया। मुझे अगर 2500 चाहिए हो तो मैं 2500 लिख देता। और उसके बाद जो है वो यूनिट लगाना लाजमी। अब यूनिट ये चाहे पिक्सल्स में हो, रैम में हो, परसेंटेज में हो, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे यूनिट देना सर के लाजमी है, बगैर यूनिट के काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर हम बगैर यूनिट के अगर हम काम करेंगे, होता ये है कि ये बैकएंड के ऊपर CSS ही कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप इंस्पेक्ट करके जाके देखेंगे तो वहाँ पे 1920 ही लिखा हुआ आएगा अगर मैं यहाँ पे यूनिट नहीं देता। ठीक है, जबरदस्त। तो इसका मतलब पिक्सल्स का यूनिट देना लाजमी है। और अगर सेम चीज मैं अपना माउस लेके जाऊं 1920 पे तो देखें मुझे विद 1920 भी पिक्सल मिल रहा है, सही है। तो इसका मतलब मेरी विद इस पे 1920 की अप्लाई हो चुकी है। और हाइट के साथ भी बिल्कुल यही सीन है। जैसे मैं हाइट पे आया तो हाइट 92 पिक्सल मेरे पास आ रही है। जी सर, ठीक है। अब हमने हाइट और विड्थ अप्लाई कर दिया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है। ये तो आ ही नहीं रहा।
हमने उसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो हम जल्दी से जाते हैं अपने फिग्मा डिज़ाइन पे। कहाँ गया हुई डिज़ाइन, इसी में ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन के अंदर कलर की प्रॉपर्टी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स वैल्यू लिखी हुई है। मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास मैसेज आ गया कॉपी टू क्लिक बोर्ड। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप 2-3 दफ़ा क्लिक कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप जाएंगे अपने डिज़ाइन पे और यहाँ पर भी बीजी, जाहिर सी बात है ये कलर मेरे टेलमेंट की प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर तो मौजूद नहीं है, या मेरे को ढूंढना पड़ेगा, होगा भी तो ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम कस्टम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब जाके देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कलर तो आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं आधा कलर आ रहा है, क्यों? बार है ना, क्योंकि हमारे इस डिव की जो हाइट है वो 92 पिक्सल है, तो ये सिर्फ 92 पिक्सल्स की हाइट ले रहा है हमारी टोटल स्क्रीन का। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये देखें नीचे स्क्रॉल आ रहा है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है वो हमारे इस लैपटॉप स्क्रीन से बड़ी है, तो वो हमारे पास वेब पेज के ऊपर एक वर्टिकल स्क्रॉल जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से और चीज़ें देखते भी, हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पैडिंग की कुछ 2 प्रॉपर्टीज सेम है और बाकी 2 सेम है। अगर यहाँ देखा जाए तो टॉप और बॉटम जो है वो प्रॉपर्टी सेम है, और राइट और लेफ्ट वो भी सेम है। तो मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि जो हमारे वेबसाइट का जो एक्स एक्सेस है, ठीक है, वो हमारा 220 पिक्सल्स है और वाई एक्सेस जो है वो 16 पिक्सल्स है। क्या आप सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लास अप्लाई कर दूंगा पी वाई, जिसका मतलब है वाई एक्सेस यानी कि पैडिंग टॉप टू बॉटम। यहाँ पे हमारे पास कितनी पिक्सल्स रिक्वायर्ड थी? 16। तो अब मेरे को पता है कि टेलमेंट सीएसएस के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो डिविजिबल ऑफ 4 होती है, या आप ये कह लें कि 4 पिक्सल जो 4 पिक्सल से शुरू होता है। ठीक है, अगर पी वाई 1 है तो उसका पिक्सल्स कितने, बैकग्राउंड के ऊपर पैडिंग 4 पिक्सल्स है, और इसी तरह ये इंक्रीज होता रहता है बाय 4। ठीक है, तो मेरे को 16 चाहिए, मेरे को पता है यार ये 4 का मल्टीपल है, तो ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पी एक्स दे देते हैं। पी एक्स क्योंकि 220 है, वो हमारे टेलमेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ में मौजूद नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे कस्टम वैल्यू 220 पिक्सल्स देंगे। इसको सेव करेंगे, जाके देखेंगे कोई फ़र्क नज़र आया? कोई फ़र्क हुआ ही नहीं। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास पैडिंग और विड्थ जो थी, पैडिंग जो थी टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये सारे हमारे जो कंटेनर जो था उसके हमें हाइट और विड्थ सेट कर रहा था। ठीक है, अगर हम सिर्फ पैडिंग देते हैं, हाइट विड्थ ना भी दें, तब भी हमारे पास ये चीज़ जो हमारा वेब पेज जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से जाता हूँ। जो इसकी ग्लोबल सीएसएस है उसके अंदर से मैं कुछ कलर जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरा नए बार जो मेरा पेज है वो वाइट कलर में है। ठीक है, मैंने ग्लोबल सीएसएस जो प्री डिफाइन जो आई थी वो हमने उसको रिमूव कर लिया। चलते अपनी डिज़ाइन की तरफ, देखते और हमें क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे
बजाय यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं या 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। एक है हमारे पास इमेज का, ठीक है, ये हमारे पास लोगो या इमेज कह लें इसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये नेविगेशन, तीसरा हमारे पास लॉगिन बटन। तो हमारे पास ये 3 चीज़ है। एक्सटेंशन बंद हो गई, लैपटॉप बंद हो गई। तो ये जो लैपटॉप्स का इशू है ना, ये हमारे जो यहाँ पे कुछ भाई हैं उनके पास जो है लैपटॉप का चार्जर जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वो इशू है और कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास जो ये डिज़ाइन है इसके ऊपर सिर्फ 2 डिव्स हैं, तो ये क्या बात सही रहेगी? नो, 3 डिव्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नेविगेशन और ये लॉगिन बटन एक ही डिव में डाल दें, क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कितने लोग कहते हैं पॉसिबल है? हम कहते हैं भाई। और कितने लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है? 2 डिव बनाने। हम यहाँ पर अप्रोच यूज करेंगे 2 डिव्स के, ठीक है। पहला हमारा होगा लोगो का, दूसरा हमारा होगा नेविगेशन प्लस बटन। अच्छा जी, तो यहाँ पे सभी भाई ने हमें एक नई बात बताई, न्यू कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आप या तो 3 डिव्स का कॉन्सेप्ट ले लो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई या तो 3 डिव्स अप्लाई हो, वो भी सही है, जो हमने पहले किया भी था। लेकिन सभी भाई यहाँ कह रहे हैं कि आप इसको 2 डिव्स में भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते भाई? हम बिल्कुल कर सकते हैं। 3 डिव्स वाली अप्रोच हम पहले देख चुके, अभी हम 2 डिव्स वाली देखेंगे। एक होगी हमारी लोगो की डिव या लोगो का एलिमेंट होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लोगो होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड डिव होगी उसमें होगा कि भाई आप जो है वो नेविगेशन के अपने लिंक, सर थोड़ा जूम करें, नेविगेशन के लिंक और बटन एक ही डिव में रख दो, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो अभी सभी भाई 3 डिव्स की अप्रोच हम पहले कर चुके, 2 डिव्स की सर सभी आप हमें अभी करके बताएं। और अभी एक और बात जो अभी हमने डिस्कशन किया कि लेफ्ट साइड पे सारे की सारी आपको सीएसएस मिल जाएगी। सभी भाई ने हाइट कॉपी की, विड्थ कॉपी की, बैकग्राउंड कलर कॉपी किया और पैडिंग कॉपी की। ये सारी की सारी चीजें रिलेटेड सीएसएस से है। तो जिस भी सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ नेवबार के एक पेरेंट एलिमेंट पे क्लिक किया था, तो नेवबार के पेरेंट एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद मुझे उसके पेरेंट एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज मिल गई। सभी भाई क्या ये बात ठीक होगी? अब मुझे लोगों को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, या सपोज करें मुझे नेविगेशन लिंक को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, क्या मैं नेविगेशन लिंक पे भी अगर कॉपी करूं, कॉपी क्या करूं, क्लिक करूं, इसका कलर व्हाइट है, जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट है तो वो इसका फॉन्ट साइज भी होगा, इसकी कोई फॉन्ट फैमिली भी होगी। क्या ये बात सही है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट पे भी या किसी भी नेविगेशन लिंक पे भी अगर क्लिक करूंगा तो उसकी सीएसएस भी मुझे वहां पे मिल जाएगी? जी बिल्कुल। अगर हम प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे या किसी भी नेविगेशन लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, ठीक है, तो मेरे को उस जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी मेरे को सीएसएस विजिबल हो जाएगी या प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएंगी। जैसे मैंने डबल क्लिक किया वो मेरे को बता भी रहा है कि ये जो आपका डिव है ना, ये पूरे एक डिव है, उसके अंदर आपके पास एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें एक डिव के अंदर हमें बता रहा है। और उसके बाद हमें ये भी बता रहा है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है सेक्शन, ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है और इसके ऊपर गैप कितना लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं कि हाइट के साथ जो है ना वो HUG लिखा हुआ है, तो ये क्या भला है? भाई ये हमारे फिग्मा के अंदर जो है ना कुछ उनकी भी अपनी चीज़ें हैं जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लें वो उन्होंने डिफाइन की हुई है, तो वो हमें इस तरह शो हो रहा होता है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जस्ट सिंपली आप पिक्सेल्स को कॉपी करें और वहाँ ले जाके यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों की। अच्छा, मैं 2 तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं
ऑन दी डिज़ाइन मैं डबल क्लिक करके किसी भी एलिमेंट को मैं उसको उसकी सीएसएस को एक्सट्रैक्ट कर लूँ या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लूँ, या फिर जो मेरे पास लेयर्स का जो साइड बार है उसके अंदर जाके मैं उसको नेविगेट करके वहाँ से मैं कैप्चर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोगो है। दो अप्रोचेस हैं यहाँ पे, या तो मैं इसकी ये वाली इमेज को मैं डाउनलोड करके और इसके साथ ये टेक्स्ट मैं खुद लिखूँ, या फिर मैं इसको पूरा का पूरा लोगो ही डाउनलोड करूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पूरा लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको वहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे किस तरह हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जस्ट सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे डिव को, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को सॉरी मैंने पूरा लोगो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट के साथ मेरे को प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है साइज और फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर मेरे पास जेपीजी, एसवीजी, पीडीएफ, पीएनजी चारों ऑप्शंस विजिबल हैं। जो वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी इमेजेस हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पीएनजी फॉर्मेट होती है। क्यों? क्योंकि पीएनजी का जो फॉर्मेट होता है वो छोटा होता है, उसका फाइल साइज छोटा होता है, उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। जेपीजी का बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। तो जेपीजी हमने सिलेक्ट किया और मैंने कहा भी पहले मैं चेक भी तो कर लूँ यार ये सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा, किस तरह आएगा। तो यार ये मेरे को तो विदाउट बैकग्राउंड शो कर रहा है। क्यों? यहाँ पे मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो लोगो है वो वाइट कलर में। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट हो गया, आसान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करें। भाई ये एक जिप फाइल है, मैंने कहा ठीक है भाई जिप फाइल आप ओपन करो। तो यहाँ स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी आपको। करते क्या नई फाइल में क्या भाई ये रूट मिटाता हूँ सारा लोग ये चीज़ जो कोड में इसके अलावा सब मिटा अब मिटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई जिप फाइल को मैंने जो फाइल डाउनलोड हुई थी मैंने उसको ओपन किया। अभी मेरे पास विनरार का जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर में मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर मैं नेविगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लोगो .png मिल गया। मैंने यहाँ से उसको कॉपी किया, ठीक है, और अब मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि ये वाला है, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा कि एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा ऐप डायरेक्टरी के अंदर। जहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया था उसी जगह पे मैंने एक दूसरा फोल्डर बनाया, उसका नाम मैं रख रहा हूँ एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो बनाओ, एक पैड बनाओ, एक चार्ट बनाओ, इसके अंदर बनाओ तो बाहर बनाओ। ठीक है, मेरा जो लोगो जो था वो मेरे पास यहाँ आ गया। बाहर जब बनता है जब हम लोग का ऐप। अच्छा जी, तो सर फिग्मा के डिज़ाइन पे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, हमने अपने फिग्मा फाइल से, फिग्मा डिज़ाइन से स्टाइल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो तो देख लिया। दूसरी चीज़ हमने एक और देखी कि अगर हमें फिग्मा फाइल से इमेजेस भी अगर एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट मतलब अगर अपने पास अपने प्रोजेक्ट में लगानी है, तो उसका एक सिंपल तरीका, मैं किसी भी इमेज पे आऊँगा, जैसे इस केस में सर ने जो है वो नेवबार हमें लोगो एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। यहाँ पे देखते हो फुली कोई दूसरी इमेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट की मेरे पास यहाँ पे एक इमेज आ रही है, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है यानी निकालना है, इस डिजाइन से निकाल के अपने पास जो है वो अपने प्रोजेक्ट में डालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस माइक्रोसॉफ्ट पे आऊंगा, इस लोगो पे डबल क्लिक करूंगा या सिंगल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। अब आप राइट साइड पे देखें, जैसे ही आपने राइट साइड पे क्लिक किया आपको राइट साइड पे एक्सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट नजर आ रहा है।
आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब आपको अब इस लोगो को यहाँ से बाहर ले जाना है। आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें, अच्छा ये पूरी की पूरी आपके पास जो है वो स्लाइडर ही आएगा। चले, ये भी अच्छी चीज है। आपने क्या किया, इसमें आपने इसको आपने सिलेक्ट किया और जो है वो आप एक्सपोर्ट पे आ गए। अब मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे आ गया। मैंने पहले पूरा जो है वो स्लाइडर ही सेलेक्ट कर लिया था, अब मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब मेरे पास एक्सपोर्ट में भी 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे अपनी इमेज का जो है वो टाइप क्या चाहिए। मैंने पीएनजी सिलेक्ट किया। आप लोग भी पीएनजी रखिएगा। पीएनजी को हैंडल करना जो है वो दूसरी फाइल फॉर्मेट्स के मुकाबले में आसान होता है। आपने पीएनजी सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1x 2x भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई आपको जो है वो फाइल का साइज क्या चाहिए या आपकी इमेज का साइज क्या होना चाहिए। आप इसको 1x ही रखिए और यहाँ पे देखिए, आप ये बता भी रहा है आपको कि आपके पास जो है वो जो आपका लोगो है वो इस तरह का होगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया तो देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा सर, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इसको डाउनलोड कैसे करूँ? ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पास बटन आ रहा है एक्सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और इसने मेरे को एक एक्सपोर्ट के नीचे ही एक बटन आएगा एक्सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट, या एक जो भी आपकी इमेज का नाम है, ये फिग्मा में खुद रखा हुआ है। आप दूसरी चीज को, दूसरी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम हो सकता है डिफरेंट हो, तो एक्सपोर्ट का बटन आपके पास आएगा। उस एक्सपोर्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास जिप फॉर्मेट में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप को आप जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, अनजिप करेंगे और अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में रख देंगे। अब चाहे पब्लिक फोल्डर में रखें या एसेट्स के फोल्डर में रखें, आपकी अपनी मर्जी। जी सर, आगे बताएं हम इसको डेवलप कैसे करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये लोगो जो है वो प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना लोगो तो यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। मैं क्या करूँगा, नैप बार के अंदर आऊँगा और ये वाला जो ऊपर वाला जो डिव है, ये मेरा बैकग्राउंड कलर वाला डिव है जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। अब इस ब्लू कलर वाले डिव के अंदर मेरे को इमेज रखनी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव बना लूँगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं नेक्स्ट.जेएस का जो है वो इमेज कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करवाऊँगा, ठीक है। वो कहाँ से होता है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपने लिखना है इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, और यहाँ पे जैसे ही आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करेंगे, आप यहाँ लिखें नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये नेक्स्ट है। एक ही बार लात मार, और इसके आगे का जो है वो आपको बताएगा इमेज आता है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट.जेएस से जो नेक्स्ट.जेएस की जो लाइब्रेरी थी या जो उसका फ्रेमवर्क था, मैंने उसका इमेज का जो टैग है मैंने उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट तो मैंने कर लिया। मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा, इमेज एंटर किया और यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिस तरह हमारे पास HTML में IMG का टैग होता है, इसी तरह यहाँ पे इमेज का टैग, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो मेजरली हमें 2 प्रॉपर्टीज देना लाजमी है। सबसे पहले हमें बताना है कि इमेज कौन सी इमेज है, उसका सोर्स क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, SRC इक्वल, यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा पाथ दे दें, जो भी इमेज का रिलेटिव पाथ है वो पूरा प्रोवाइड करें। दूसरी अप्रोच ये है कि आप उस इमेज को एज अ वेरिएबल आप इंपोर्ट करवा लें, उसका जो पूरा पाथ है आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर आप उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाएं, ठीक है। ये 2 अप्रोचेस होते हैं। तो मैं सेकंड वाली अप्रोच लेके चलूँगा। मैंने किया पे इंपोर्ट लोगो, ऑब्वियसली मेरा लोगो है, और मैंने कहा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करनी है, वो कह रहा है @ मैंने कहा जी @ के साथ जाए। @ बता रहा है कि आप बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में चले जाओ,
प्रोजेक्ट का जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे चला जाओ। मैंने कहा ठीक है भी, मेरा जो एसेट्स जो इमेज है वो एसेट्स के फोल्डर में, एसेट्स ऐप फोल्डर के अंदर है। ऐप में गया, एसेट्स में गया और यहाँ पे मेरे को logo.png मिल गया। ठीक है, अब ये चीज़ वेरिएबल है, जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर हमें कोई वेरिएबल को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे मैंने लोगो लिख दिया। अच्छा, ये अभी भी मेरे को जो है ना एक येलो लाइन दे रहा है कि अल्टरनेट ऑल का जो प्रॉप है वो आपने पास नहीं किया, जो कि ज़रूरी है। वो कह भी रहा है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्टरनेट